नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ड्रीम रीडर के इंस्टीट्यूट चैनल पे। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम बेसिकली वही कर रहे हैं, मैथ्स के पीवाई की सीरीज़ दिल्ली पुलिस में जो आ चुके क्वेश्चन है। अगर तुमने ये भी ढंग से कर लिए ना, लगभग तुम्हारे पेपर के अंदर 15 में से 10 नंबर आराम से आ जाएंगे। ठीक है, बस तुम प्रैक्टिस करना, ढंग से करना, जो भी करना ना मन से करना, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, और एकदम ईमानदारी से करना। ये नहीं तुमने यहाँ का मतलब यहाँ टीप लिया, वहाँ कुछ कर लिया, फिर पेपर में क्या कहते हैं वही चीज़ें आएंगी तुम्हारे सामने। इसीलिए जो भी करना ईमानदारी से करना। अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो प्रैक्टिस करो, अगर नहीं मन है प्रैक्टिस करने का तो कुछ और पढ़ो, लेकिन जो भी करना ईमानदारी से करना। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे अपन। ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन, इसको बड़ा कर लेते हैं थोड़ा, अब दिख रहा होगा। पहले मैं हिंदी में पढ़ लूँगा, फिर मैं इंग्लिश में पढ़ के एक्सप्लेन करूँगा। अ सिलेंड्रिकल bucket of the radius of 96 centimeter and the height is 54 centimeter is filled with sand. The bucket is emptied on the ground. A conical heap of the radius of x is formed. If the height of the heap is 72 centimeter, then what is the value of x? तो मैं हिंदी के अंदर पढ़ देता हूँ, और जिनको क्वेश्चन समझ में आ जाता है वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। अगर आंसर सही आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो मेरे को देखेंगे, ये कहते हैं वीडियो रिज्यूम करके। 96 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 54 सेंटीमीटर ऊंचाई सेंटीमीटर की एक बेलनाकार बाल्टी में रेत से भरी हुई है। बाल्टी को ज़मीन पर खाली कर दिया जाता है तो x सेंटीमीटर आधार वाली त्रिज्या का एक शंक्वाकार ढेर बनता है। यदि ढेर की ऊंचाई 72 सेंटीमीटर है तो x का मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है तुमसे कि एक बाल्टी है, वो मिट्टी से भरी हुई है पूरी। ठीक है, मिट्टी से भरने के बाद उसके साथ क्या हो रहा है, तुमने ज़मीन के ऊपर पलट दी, जो उसका कहते हैं, मान लो एक बार मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारी बाल्टी है, ये रेत से भरी हुई है पूरी यहाँ तक। ठीक है, अब तुमने जब इसको ज़मीन पे पलटा तो ये ऐसे हो गया। ठीक है, ऐसी शेप ले ली इसने। ठीक है, मान लो ऐसी शेप ले ली, और जो उसकी ऊंचाई है ये तुम्हें कितनी दे रखी है, 72 सेंटीमीटर, और ये तुमसे पूछी है इसकी त्रिज्या x दे रखी है, और इसकी त्रिज्या कितनी है अपनी, इसकी त्रिज्या है 96, और इसकी ऊंचाई कितनी है 54। अब तुम्हें पता होगा क्या कहता है, एक चीज़ से दूसरी चीज़ में जब हम बनाते हैं किसी चीज़ को तो उसके अंदर हम आयतन का फॉर्मूला लगाते हैं। आयतन क्या होता है, वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला लगाते हैं, ये बात तो तुम्हें पता होगी। अगर तुम्हें फॉर्मूले याद हैं तो क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा, अगर नहीं याद है तो उसमें मुश्किल है। ठीक है, तो क्वेश्चन इसका फॉर्मूला क्या होता है, जो ये कहता है बेलनाकार है, बेलनाकार बाल्टी का बेलन का क्या था, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, और इसका क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, पाई आर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे है 96, इंटू में 96, इंटू में हाइट कितनी है 54, अपॉन में 1/3, इंटू में इसकी कहते हैं हाइट कितनी है 72, और इंटू में एक्स स्क्वायर। ठीक है, इतना समझ में आया। और यहाँ पे पाई लिख लेंगे, पाई कहीं पे भी लिख लेना, पाई से पाई कैंसिल हो गया तुम्हारा, और ये 3 ऊपर चला जाएगा। इसको यहाँ से मिटा देता हूँ, यहाँ पे 3 लिख लेता हूँ इंटू, और ये 12 से काटो, कितने टाइम 6 बार, और ये 8 बार, और ये 16 बार। ठीक है, जब तुम इस पूरे को सॉल्व करोगे, इन सबको 8 × 16 × 54 इंटू में 3 एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद x जब तुम इसके ऊपर रूट चढ़ा दोगे, 8 × 16 × 54 इंटू में 3, जब तुम इस रूट में से बाहर निकालोगे तो x की वैल्यू जो आएगी 144 आएगी। ठीक है, ये करके देखना, तुम आराम से हो जाएगा। अब तुम पूरे को इंटू करके क्या कहते हैं, कैलकुलेट से कैलकुलेट मत करना। जैसे 3 एक प्राइम नंबर है, इसके अंदर 3 कहाँ आ रहा है, और जैसे ही 3 तुम्हें मिल जाता है 3 को बाहर रख लेना। अब जैसे ही कहते हैं 4 बन जाए तो 2 को बाहर रख लेना, ऐसे करके करना। ठीक है, फैक्टर से, तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर हो गया तुम्हारा सी। ठीक है, और जिसको समझ में नहीं आता वीडियो को 1-2 बार रिमाइंड करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। द एवरेज ऑफ 10 numbers is 72.8, then the average of the first 6 numbers is 80
88.5 and the average of the last 5 number is 64.4. If the sixth number is excluded, then what is the average of the remaining numbers? 10 संख्याओं का औसत 72.8 है, पहली 6 संख्याओं का औसत 88.5 है, यदि अंतिम 5 संख्याओं का औसत 64.4 है, यदि छठी संख्या को हटा दिया जाता है तो शेष संख्याओं का औसत क्या होगा? जिनको क्वेश्चन समझ में आ गया वो अटैम्प्ट करेंगे, नहीं आया उनके लिए मैं बताऊंगा ही। अभी इसको रब कर लेते हैं। अगर तुम्हें एवरेज के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत हलवा है, तुम्हें पता होनी चाहिए। एवरेज का मतलब वो नहीं होता जो तुम फॉर्मूला रट के बैठ जाते हो। एवरेज तुमसे ये कहना चाह रहा है, मतलब अगर 10 बच्चे हैं, अगर वो 10-10 रुपये लेके आ रहे हैं तो जो एवरेज होगा वो 10 ही आएगा। क्योंकि सब बच्चे 10-10 लेके आ रहे हैं। अगर उनमें से एक बच्चा 9 लेके आएगा ना तो सबको 9.999 मिलेगा। सबके मतलब जो एवरेज जो होगा ना वो सबका कम हो जाएगा, ठीक है, पूरी क्लास का ही एवरेज कम हो जाएगा। अगर कोई बच्चा 11 लेके आ रहा है तो सबका एवरेज बढ़ जाएगा, 10.111 सबको मिलेगा, ठीक है, 10 बच्चों में बटेगा। ये चीज़ एवरेज कहता है तुमसे। ये नहीं है कहते तुमने फॉर्मूला रट लिया, कहता है उसी के धड़ल्ले से कहते तुम सारे क्वेश्चन निकाल लोगे, मतलब निकलेंगे उसी कॉन्सेप्ट से। लेकिन है ना, कहते हैं जब पेपर के अंदर एग्जामिनर ने जब यूँ कह दिया, कहते हैं मान लो 593 बच्चे हैं और उनका एवरेज दे रखा है 99। अब तुम इसे करने बैठोगे 90, इसकी जगह कहते हैं तुम 89 कर लो। इसको करने बैठोगे कहते हैं तुम्हें टाइम लग जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन कुछ और भी कहेगा तुमसे। मान लो क्वेश्चन कहता है इसमें से 3 बच्चे निकाल दिए, उनका ये था वेट, उसके बाद कहेगा 2 बच्चे और जोड़े, उनका वेट ये था। तो कैलकुलेशन करने बैठोगे तो बहुत टाइम लगेगा तुम्हें, तो इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब तुमसे क्या कह रहा है, पूरी क्लास का एवरेज कितना है 72.8, और जो 6 बच्चे उन्होंने आगे के लिए हैं उनका एवरेज कितना है 88.5। कितना ज़्यादा इससे? जब तुम इसमें से इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? जब तुम इसमें से इसे माइनस करोगे ये तुम्हारा आ जाएगा, इसमें से इसे माइनस करना है तो कितना आएगा? आ जाएगा 15.7, ठीक है। और कितने बच्चों पे ज़्यादा है? 6 बच्चों पे, तो इसे 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। जब तुम यहाँ पे करते हैं इसकी कैलकुलेशन, 15.7 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ये तुम्हारा आ जाएगा 2, 3 ऊपर चला गया और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 4 ऊपर गया कैरी, और ये 6 9, ठीक है, ये तुम्हारा आ जाएगा। अब तुमसे अगली लाइन में क्या कह रहा है, अगली लाइन को पढ़ते हैं। अगली लाइन में कह रहा है क्या, जो अंतिम के 5 बच्चे हैं, अंतिम के 5 बच्चे हैं उनका औसत कितना है 64.4। ये मतलब जो ये 6 बच्चे हैं ना आगे के, वो ज़्यादा वेट लेके गए हैं, उन्हें 72.8 सब बच्चों को मिला था, ठीक है। पूरी क्लास का एवरेज यही तो था 72.8, सब बच्चों को 72.8 ही मिला होगा। लेकिन वो लेके कितने चले गए, 6 बच्चे हैं 88.5 लेके चले गए हैं। अब तुमसे कह रहा है जो आखिरी के 5 बच्चे हैं, सॉरी जो स्टार्टिंग के 6 बच्चे लेके गए हैं, जो लास्ट में वो 5 बच्चे हैं, ठीक है। अब जो आखिरी में 5 बच्चे हैं उसके अंदर एवरेज वेट कितना लेके गए हैं 64.4 लेके गए हैं। कितना मतलब छोड़ के चले गए हैं इनके लिए। जब इनका तुम माइनस करोगे इन दोनों में से तो तुम्हारा कितना आएगा, वो आ जाएगा तुम्हारा, माइनस करो 0.4 और 8, ठीक है, ये तुम्हारा माइनस करके आ जाएगा। कितने बच्चे लेके गए हैं, 5 बच्चे लेके गए हैं। 8.4 × 5 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ये तुम्हारा 0 और ये आ जाएगा तुम्हारा 42, ठीक है। अब तुमने एक चीज़ नोटिस करी, 1 2 3 4 5, ये तो तुम्हारा फर्स्ट टाइम में हो गया, इतने बच्चे का एवरेज ही है, और 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 5 बच्चे हो गए, ये तुम्हारे कितने हैं 6, और ये तुम्हारे 5, इनका एवरेज ये है। तो तुमने देखा 6 जो है ना वो 2 बार रिपीट हो रहा है ना। ये चीज़ समझ में आ रही है। 6 अगर 2 बार रिपीट हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसका एवरेज वेट ज़्यादा ही होगा, ठीक है। और जब तुमने ये देखा, अब तुम मतलब ये एक्स्ट्रा लेके गए हैं, ये छोड़ के गए हैं, तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो गया। जब तुम इसमें से इसे माइनस कर दोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2 and 5, 52.5। अब जो ये बचा है ये कौन लेके जाएगा, ये छठा नंबर लेके जाएगा तुम्हारा। छठा नंबर ये लेके चला गया इतना वेट अपने साथ, और एक्स्ट्रा वेट लेके गया है। वो 72.8 तो लेके गया है, लेकिन अपने साथ ये वाला वेट भी लेके गया है, जिसकी वजह से पूरी क्लास का एवरेज वेट कम होगा, ठीक है। अगर यही कहता बैलेंस आता
तो हम उसका कह देते कि वो 78.8 72.8 की जी लेके चला गया अपना वेट, लेकिन वो एक्स्ट्रा लेके गया है। जब इसे तुम 9 से कट करोगे, क्योंकि हमें पूरी क्लास का एवरेज वेट निकालना है ना, तो हम देखेंगे कितना कम करना है अपन को पूरी क्लास का एवरेज वेट। ये तुम्हारा जाएगा 5 और 8, ठीक है। अब 72.8 में से जब तुम इसे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 0, और यहाँ पे आ जाएगा तुम्हारा 7 6 67 तुम्हारा इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। समझ में आया? नहीं है जो कहते हैं 6 बच्चे लेके गए हैं ना वेट, वो ज़्यादा लेके चले गए हैं, और जो 5 आखिरी के 5 बच्चे हैं वो छोड़ के चले गए हैं वेट। अब जो रिमेनिंग वेट होगा ना, वो छठा नंबर होगा, वो अपने साथ लेके जाएगा। उसकी वजह से पूरा एवरेज वेट कम हो जाएगा तुम्हारा। अब पूरा एवरेज वेट 9 बच्चों का ही कम होगा, होगा कि नहीं होगा, इसलिए हमने 9 से डिवाइड कर दिया है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नहीं समझ में आया, एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आ जाएगा समझ में। If the sum of the rupees 4,000 divided into 3 parts such that 4 times of the first number equals to the 5 times of the second number and the 7 times of the third number, then the difference between the second and third part is, तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। यदि 4,648 रुपये को 48 रुपये की राशि को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले भाग का 4 गुना, दूसरे भाग का 5 गुना, तीसरे भाग का 7 गुना बराबर है, तो दूसरे भाग और तीसरे भाग के बीच का अंतर पूछा है तुमसे, ठीक है। आसान क्वेश्चन है एकदम, करेंगे इसे सॉल्व। क्वेश्चन तो समझ में आ रहे हैं ना तुम्हारे? नहीं आ रहे हैं तो वो वीडियो को 2-3 बार रिवाइंड करके देखना, ठीक है, आराम से आ जाएंगे तुम्हें। क्वेश्चन कह रहा है 4x बराबर में 5x बराबर में 7x, ठीक है। ऐसे करके ये बराबर दे दिए हैं, इतनी लाइन जिसको समझ में आ गई क्वेश्चन के अंदर अब कुछ नहीं बचा है। अब तुम्हें पता है इनटू के अंदर जब अनुपात में दिया होता है, रेशो का क्वेश्चन है, अगर रेशो का बेसिक कॉन्सेप्ट भी अगर तुम्हें आता है तो ये क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएगा। अब तुम्हें पता है कहते हैं इक्व मल्टीप्लाई में दिया होता है तो उसको अपॉन में कर लेते हैं, x/4 इक्वल्स टू x/5 इक्वल्स टू x/7, इसका एलसीएम लेंगे। अब तुम एलसीएम निकालोगे कितना आ जाएगा, 140, 140 आ जाएगा। अब करो इसे, ये कितने टाइम्स चला जाएगा, ये तुम्हारा 35 टाइम्स, ये तुम्हारा 28, और ये हो जाएगा तुम्हारा 20 टाइम्स, ठीक है। अब इन सबको ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर आ जाएगा 83। अब 83 की जो वैल्यू है तुम्हें वो कितनी दे रखी है, 4,648, ठीक है। 4,648 48, ये किसके इक्वल है, 83 के। अब तुमसे पूछा डिफरेंस, 20 और 28 का डिफरेंस कितना है, 8। इसको जब काटोगे तो तुम्हारा कितने टाइम चला जाएगा, ये तुम्हारा चला जाएगा 56 टाइम्स। 56 को जब तुम 8 से इंटू करोगे तो कितना आ जाएगा, 448। सेकंड ऑप्शन हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। एकदम समझ में आया, इजी क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, मतलब इतना भी मतलब कोई लॉजिक, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A person rows 30 km upwards and the same direction downwards. The total time taken by him for the whole journey is 3 whole 1/5 hours. If the speed of the stream is 5 km per hour, then in how many hours does the person row distance of 144 km upwards? एक व्यक्ति धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर और धारा की दिशा में समान दूरी को नाव से चलता है। इस प्रकार यात्रा में उसके द्वारा किया गया कुल समय 3 सही 1/5 घंटे लगते हैं। यदि धारा की गति 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो व्यक्ति धारा के प्रतिकूल 144 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। प्रतिकूल का मतलब होता है धारा के विपरीत, ठीक है। ये चीज़ अगर तुम्हें समझ में आ गई, अगर तुम इस क्वेश्चन में बेसिक से जाओगे तो बहुत टाइम लगेगा। द्विघात समीकरण बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसे हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं, उसके अंदर थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन अगर तुम इसको हिट एंड ट्रायल से करोगे, हिट एंड ट्रायल के अंदर क्या करते हैं अपन, जैसे मान लो 30 किलोमीटर है, x+5 करेंगे, प्लस 30 किलोमीटर है, x-5 करेंगे, इक्वल्स टू कितने लग रहे हैं, 16/5, ठीक है। अब 16/5 लग रहे हैं, तुम्हें पता है x+5 कैसे आता है, x+5 आता है, कहते हैं जो नाव की चाल और धारा की चाल है। क्योंकि जब धारा के भाव के साथ जाओगे ना तो तुम उसमें
जो धारा की चाल होती है वो जुड़ जाती है। जब तुम धारा के विपरीत आओगे क्या कहते हैं, तो एक तरीके से एक ड्रैग, एक क्या कहते हैं घर्षण उत्पन्न होगा पानी के साथ, क्योंकि है ना वो धारा की जो चाल होगी वो नाव की जो चाल होगी उसको काटता है। ठीक है, इतनी चीज़ तो तुम्हें पता होगी। अब तुम्हें पता है कहते हैं इन दोनों को प्लस करके कहते हैं 16/5 आएगा, लगभग 3 घंटे कितने मिनट आएंगी, 5 घंटे 12 मिनट आएंगी, 3 घंटे 12 मिनट आएंगे। ठीक है, अब तुम्हें पता है यहाँ पे अगर तुम 10 रखोगे x की जगह पे तो यहाँ पे 15 हो गया, 2 घंटे यहाँ लग जाएंगे। अब तुम्हें पता है कि कहता है अगर 2 घंटे धारा के साथ ही लग रहे हैं हमें, तो वहाँ से आते वक्त तो हमें ज़्यादा लगेंगे 2 से, तो 4 हो जाएगा। तो ये तो हो नहीं सकता आंसर। x की जगह अगर हम 10 रखें, x की जगह अगर हम मान लो कहता है 15 रखते हैं, तो यहाँ पे 20 हो जाएगा। 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 हो जाएगा। जब तुम 30/20 करोगे कितना आ जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा 1.5 आवर। और यहाँ पे जब तुम करोगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 15 लिया है अपन ने, 10 हो जाएगा। तो ये 3 घंटे हो गए, लगभग तुम्हारे कितने हो गए, ये 4 घंटे के आसपास। ये तो आंसर हो नहीं सकता। x की वैल्यू क्या कहते हैं, हम 15 नहीं ले सकते। अब x की वैल्यू लेते हैं अपन 20। ठीक है, जब x की वैल्यू 20 लोगे तो 30/25 हो जाएगा यहाँ पे तुम्हारा। ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 30/15। समझ में आया। जब तुम इसे कट करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा 1.2 टाइम्स, और ये चला जाएगा तुम्हारा कितने टाइम्स, 2 घंटे। ये कितना आ रहा है, 3.2। कैसे डिवाइड करके 3.2 आ रहा है, इसे भी डिवाइड करके 3.2 आ रहा है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई तुम्हारी, 20 आ गई। अब तुमसे पूछा है 144 किलोमीटर को धारा के विपरीत में हम माइनस कर देंगे धारा की चाल को। तो 20 में से जब तुम माइनस करोगे 5 को तो कितना आ जाएगा, 15। तुम इसे काटोगे कितने टाइम चला जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा 9.6 टाइम्स। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर है ए। ठीक है, अगर मान लो क्या आता है तुम्हें नहीं माने, तुम कहोगे क्या आता है बेसिक से भी बताओ। बेसिक से मैं पूरा सॉल्व नहीं कराऊंगा, द्विघात समीकरण तुम्हें बना के दिखा देता हूँ, उसके बाद तुम सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू 20 की आएगी तुम्हें, तब भी तुम्हें लास्ट में यही करना है। ठीक है, जैसे 30 x प्लस एक्स हो गया प्लस 30 x माइनस वाई हो गया बराबर 16/5। जब तुम इसका यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, ये यहाँ पे 5 है, x प्लस 5 x माइनस 5, ये आ जाएगा तुम्हारा 30x माइनस 150। ठीक है, प्लस 30x और ये कितना आ जाएगा प्लस इसके 150। ठीक है, बराबर 16/5। ये 150 से 150 कैंसिल हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 60x अपॉन में। तो तुम नीचे वाली को सॉल्व करोगे तो क्या होगा, नीचे वाले में x² माइनस 5x, और क्या होगा, और होगा तुम्हारा प्लस 5x और माइनस 5x माइनस 25। ठीक है, ये समझ में आया। ये 5x से 5x कट जाएगा, 16/5। ऐसे ही सॉल्व करते जाओगे तो तुम्हारा आता जाएगा। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। उसे सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी। इससे बढ़िया हिट एंड ट्रायल लगा लेंगे अपन। ठीक है, इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा। हिट एंड ट्रायल से तुम्हें मतलब सेकेंड्सों में आंसर आ जाएगा, लगभग 30 सेकंड लगेंगे हिट एंड ट्रायल लगाने में। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। A is 48% more than B. C is 30% less than the sum of A and B. By what percentage is C more than A? A B से 48% अधिक है, और C A और B के योग से 30% कम है। C A से कितना प्रतिशत अधिक है, ये पूछा है तुमसे। ठीक है, इसको क्वेश्चन समझ में आ गया। ये परसेंटेज का बेसिक क्वेश्चन है। मान लो अगर तुमने परसेंटेज किया होगा तो दूसरा या तीसरा क्वेश्चन ही तुमने इस टाइप का किया होगा। ठीक है, अब तुमसे कह रहा है ए है, बी और सी। ए तुम्हारा कितना अधिक है, इसको 100 मान लेते हैं, इसको 148 हो जाएगा ये। अब कह रहा है इन दोनों के जोड़ का, इन ए और बी के सम से 30% कम है। 30% कम हो गया यानी कि 70% हो गया। 248 का 70% निकाल लेंगे अपन। ठीक है, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगी, और जब तुम इसे मल्टीप्लाई करोगे तो पॉइंट, इस डेसिमल 10 को हटा के यहाँ पॉइंट लगा लेना। जब तुम इसे 24.8 को 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 6, 5 कैरी चला गया, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28, और ये 3,
और ये हो जाएगा तुम्हारा 17, ठीक है। ये तुम्हारा हो गया सी 173.6। अब तुमसे पूछा ये कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, तुम्हें दिख रहा है कितना ज़्यादा है? ये तुम्हारा पॉइंट को हटा देना, लगभग 26 ज़्यादा निकल रहा है, ठीक है। पॉइंट को मैं ले नहीं रहा, ठीक है। जब तुम इसे करोगे तो 100 अपॉन में 148। ये 100 कैसे आ गया? 100 पता है तुम्हें? मान लो कहते हैं तुमसे क्या है, कहते हैं 148 का x% 26 है, तो 100 को इस साइड लेके जाओगे 148 नीचे आ जाएगा, तो ऐसे करके लिख लिया मैंने, ठीक है। डायरेक्ट x की वैल्यू जब तुम निकालोगे तो कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी तुम्हारी 17.3, ठीक है। कैलकुलेशन खुद करना, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है, जब ऐसा कैलकुलेशन तुम्हें खुद ही करनी पड़ेगी एग्जाम के अंदर, ठीक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिसको समझ में नहीं आया, बहुत ईजी कॉन्सेप्ट है, कहते हैं एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा। The area of the circular garden is 11/5 of the area of the triangular field, whose sides are 80, 84, 116 meter. What is the perimeter of the garden? एक वृत्ताकार बगीचे का क्षेत्रफल एक त्रिभुजाकार खेत के क्षेत्रफल के 11/15 के बराबर है, जिसकी भुजाएं 80 मीटर, 84 और 116 मीटर है। बगीचे की परिधि क्या होगी, ठीक है। ये तुम्हें याद करना है। जिसको क्वेश्चन आ गया समझ में वो एक बार करेगा, जिसको नहीं आया उसके लिए तो मैं हूँ ही, बताऊंगा ही। अब जब तुम इसमें से चार तुम्हें दिख रहा है ये चार, तुम जब इसे डिवाइड करोगे 80, 84 और 1116 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है? ये आ रहा है तुम्हारा 20, 21 और कितना जा रहा है? ये जा रहा है तुम्हारा 29। तुम्हें पता है ये ट्रिपलेट बनता है, ट्रिपलेट बनता है ये 20, 21 और 29 का, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तुम्हारा राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। इजी, और इजी पड़ गया अपन को, तो वो फॉर्मूला नहीं लगाना पड़ेगा, हीरोन फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा अपन को एरिया निकालने के लिए, ठीक है। अब तुम्हें पता है कहते हैं जो सर्कल होता है उसका एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर अपॉन में क्या रख लेंगे? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये किसके बराबर है? 11/15 के, ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं अपन 22/7। आर तुम्हें पता नहीं है, आर स्क्वायर। अब यहाँ पे जब बी की जगह पे तुम 40 रखोगे, 2 से जब तुम 40 को काट दोगे तो क्या आ जाएगा? 2 से जब तुम 80 को काटोगे तो क्या आ जाएगा? 40 इंटू में 84, 11/15, ठीक है। अब यहाँ से ये 2 टाइम्स कट गया, और क्या कट रहा है? यहाँ से 3 और ये तुम्हारा चला जाएगा 8 और ये 3 से फिर काट दो, ठीक है। इतना आया समझ में? बहुत इजी है, कोई रूल ही नहीं लगाया अपन ने। और ये 2 को 4 टाइम्स काट देंगे, ठीक है। अब तुम्हें पता है जो आर स्क्वायर है बराबर हो जाएगा 28 इंटू 4 इंटू में 7। ये 7 इस साइड नीचे जाके क्या था मल्टीप्लाई में होगा, या फिर 4 और 28 को जब तुम ऊपर लेके जाओगे तो 7 के मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो आर की वैल्यू कितनी आ गई? 28, ठीक है। अब तुमसे पूछा गया है सर्कल की, क्या आता है? पैरामीटर पूछा है। सर्कल का परिमाप निकालने के लिए क्या फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, 2 इंटू पाई आर। आर कितनी है? 28। ये 4 बार चला गया, कितनी आ जाएगी तुम्हारी? 4 2 जा 8, 22 इंटू 8। जब तुम इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 16। ये 176, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर हो गया। एकदम ईजी है, कोई ज़्यादा बड़ा रूल तो है नहीं। समझ में आ गया होगा तुम्हें। अगर नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करके देखना, आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The price of the item is decreased by 10% every year. If the difference between the price at the end of the 4th year and the 5th year is 52.65, then the 90% of the price end of the second year. एक वस्तु के मूल्य में प्रतिवर्ष 10% की कमी होती है यदि चौथे वर्ष के अंत में और 5वें वर्ष के अंत में इसके मूल्य का अंतर
52.65 है, 65 रुपये है। तो दूसरे वर्ष के अंत में मूल का 90% क्या होगा, ये पूछा तुमसे। दूसरे वर्ष के अंत में मूल का 90% कितना होगा, ये पूछा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया? जिसको नहीं आया उसके लिए तो मैं हूँ, जिसको आ गया वो वीडियो को पॉज करके करेगा क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है तुमसे? क्वेश्चन, अगर तुम्हें एक बेसिक चीज़ पता है, मान लो कहते हैं क्वेश्चन ये कह रहा है तुमसे कि 10% की कमी करी जा रही है, 10% घटती जा रही है। एक तरीके से मूल हार्स का क्वेश्चन हो गया कि नहीं हो गया? मान लो पहले वर्ष में तो 100% ही रहेगा, जब दूसरे वर्ष में जाएगा, जब तुम इस वर्ष के आखिरी में जब तुम इसको लगाओगे तो 100 में से जब तुम 10% कम कर दोगे तो 90 हो गया। यानी कि ये क्या है, ये 90 जो है पहले वर्ष का 90% है और दूसरे वर्ष का 100% है। ऐसे ही जब तुम दूसरे वर्ष के अंत में जाओगे तो जब तुम इसका 10% माइनस करोगे तो 81 हो जाएगा। 90 का जब तुम 10% निकाल के जब इसमें से माइनस करोगे 90 में से तो कितना आ जाएगा? 90 में से जब तुम माइनस करोगे 9 को 81 आ जाएगा। ये मान लो क्या है, ये 81 क्या है? दूसरे वर्ष का 90% है और तीसरे वर्ष का 100% है। ऐसे ही करते करते आ जाएंगे हम कि नहीं आ जाएंगे? अब तुमसे कह रखा है चौथे वर्ष और 5वें वर्ष का अंतर दे रखा है, वो कितने के बराबर होगा? वो 10% के बराबर होगा कि नहीं होगा? अब मान लो कहते हैं मैं इनका डिफरेंस मान लूँ 9 है कि नहीं है? 80 में से 81 जाएंगे तो कितना आएगा? 9। 9 कितने के बराबर है? तुम्हारे 10% के बराबर है। और अगर तुम 100 से इंटू कर दोगे तो कहते हैं 90 आ जाएगी वैल्यू की नहीं आ जाएगी दूसरे वर्ष की? ऐसे कहना चाहिए, ये कहना चाह रहा हूँ मैं तुमसे। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? तुम्हें पता है क्या आता है 52.65, ये कितने के बराबर है? 10% के। 100 के परसेंट की वैल्यू निकाल लेंगे अपन, 1 0 से 1 0 कितनी आ जाएगी? 5265। ये जो वैल्यू आई है तुम्हारी, ये तीसरे वर्ष का 100% है और चौथे वर्ष का 90%। नहीं, चौथे वर्ष का 100% है और जो तीसरे वर्ष है उसका 90% है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई? अगर तुम्हें ये लाइन समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है। अब चलते हैं अगली चीज़ पे। अब तुमसे दूसरे वर्ष का 90% पूछा है, यानी कि दूसरे वर्ष का 90% क्या होगा? तीसरे वर्ष का 100%। ठीक है, और तुम्हें तीसरे वर्ष का 90% पता ही है, ये है 526.5। ये तीसरे वर्ष का 90% है, इंटू में 100 कर लेंगे दूसरे वर्ष का निकालने के लिए। तो दूसरे वर्ष का कितना हो जाएगा? दूसरे वर्ष का 90% निकल के आ जाएगा तुम्हारा। इससे जब तुम काटोगे 1 0 से 1 0 कट गया, और 9 से जब तुम इसे कट करोगे कितने टाइम चला जाएगा ये तुम्हारा? तो इसको जब तुम काटोगे तो कितना टाइम चला जाएगा? 58.5 टाइम चला जाएगा तुम्हारा। ठीक है, और इसको जब तुम 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे कितना आ जाएगा? 585। यही तुम्हारा आंसर है। तो ये क्या निकल के आया है? ये तुम्हारा निकल के आया है दूसरे वर्ष का 90% और तीसरे वर्ष का 100%। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। बाय सेलिंग 32 आर्टिकल्स अ शॉपकीपर गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल्स, हिज गेन परसेंटेजेस। तो मैं हिंदी के अंदर बता देता हूँ। 32 वस्तुओं को बेचने पर एक दुकानदार को 12 वस्तुओं का विक्रय मूल्य के लाभ के रूप में प्राप्त होता है। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वीडियो को पॉज करके आंसर निकालना। ठीक है, जिनको नहीं आया उनके लिए तो मैं हूँ, बताऊंगा अभी। अब तुमसे कह रहा है कि तो तुमने 32 वस्तुएं बेची हैं, किस पे? विक्रय मूल्य पे। ठीक है, अब तुमसे कहते हैं जो तुम्हारा लाभ है वो 12 वस्तुओं के बराबर के है। ठीक है, अब तुमसे पूछा लाभ प्रतिशत क्या होगा? लाभ प्रतिशत कैसे निकालते हैं? जब तुम्हें कहते हैं एसपी पे दिया होता है, लाभ को कहते हैं एसपी में से माइनस कर देंगे, 32 में से 12 घटाओगे तो कितना हो गया? ये तुम्हारा आ गया 20। अब जो ये लाभ है, जो ये 12 का तुम्हें लाभ है वो किसके ऊपर है? वो 20 के ऊपर है। ठीक है, इससे जब तुम निकालोगे कितना हो गया? तुम्हारा आ जाएगा 60% आंसर सी। ये चीज़ समझ में आनी चाहिए। कहते हैं अगर तुम्हें देखो, तुम्हें लटा दिया जाता है, कहते हैं सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस पे कहते हैं प्रॉफिट निकालते हैं हमेशा, ये चीज़ रटने की नहीं होती। अगर तुम्हें बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता ना इन सब्जेक्ट्स के, इन टॉपिक्स के, तो तुम्हें ना कहते हैं एक धड़ल जो मतलब एक पैटर्न होता है उस टाइप के क्वेश्चन तो कर लोगे, लेकिन जब क्वेश्चन घुमाना शुरू करेगा ना तुम्हें, तो उस टाइप के क्वेश्चन तुमसे नहीं निकलेंगे। इसीलिए हर चीज़ के कोर कॉन्सेप्ट पे जाया करो। ठीक है, तभी तुम क्वेश्चन को बहुत इजीली 2-3 स्टेप में कहते कर सकते हो। अगर तुम कोर कंसेप्ट में नहीं जा रहे हो ना क्वेश्चंस के, तो तुम अटकोगे बार बार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। ये रहा। ठीक है,
रेनू मेक्स एन आर्टिकल 36.50 rupees above the cost price. She incurs a loss of 20% when she sells an article after allowing a 36% discount on a market price. What is the cost price of the article? रेनू एक वस्तु पर क्रय मूल्य पर 36.50 रुपये अधिक अंकित करती है। जब वह वस्तु के अंकित मूल्य पर 36% की छूट देकर उसे बेचती है तो उसे 20% की हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताना है तुम्हें। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन तुमसे ये कह रहा है, जिसको क्वेश्चन समझ में आ गया वो करेगा, जिसको नहीं आया उसके लिए तो मैं बताऊंगा ये, ठीक है। और ऊपर वाले क्वेश्चन के लिए ना, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता है तो मुझे बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा वो ऐसा हुआ क्यों है, क्योंकि यहाँ पर प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। बेसिक चीज़ें मैं तुम्हें बताऊंगा ही नहीं, क्योंकि वरना वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। हर सब्जेक्ट के अगर हम कॉन्सेप्ट के अंदर जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी चली जाएगी। अब तुमसे कह रहा है कि कहते हैं CP पे प्लस कितने करें, 36.5, तो ये क्या हो जाएगा, CP प्लस 36.5 हो जाएगा, तो ये क्या होगा, ये तुम्हारा आ जाएगा SP होगा कि नहीं होगा। लेकिन फिर भी तुम्हें लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सी इनकर्स अ लॉस क्यों हो रहा है, जब उसे कहते हैं तुम 36% के डिस्काउंट दे रहे हो। इसके ऊपर अगर तुम 36% का डिस्काउंट दे दोगे, ये SP नहीं है, ये MRP आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। MRP मान लो इसके ऊपर तुम डिस्काउंट दे रहे हो 36% का, और वो जो निकल के आ रहा है वो तुम्हारा कहते हैं निकल के आएगा जब तुम इस डिस्काउंट दोगे, वो तुम्हारा SP होगा। वो कितना जा रहा है, यानी कि वो कहीं ना कहीं CP से भी कम जा रहा है कि नहीं जा रहा है। ये चीज़ समझ में आ रही है तुम्हें? वो तुम्हारा सीधी साफ बात है, CP से कम ही जा रहा है। मान लेते हैं हमारा MRP 100 है, उसमें से कितने का डिस्काउंट है, 36% का, माइनस करोगे कितना आएगा, 64 तुम्हारा SP हो गया। 64 किसके बराबर है, 64 तुम्हारा जो CP है उसके 80% के बराबर है। 80% के बराबर क्यों है, क्योंकि CP पे ही लॉस होता है। तुम्हें लॉस क्यों होगा, मान लो तुम्हारा CP है, तुम्हारा SP यहाँ है, तो क्या कहते हैं इसके बाद ही तो लॉस हो रहा है। अगर तुम्हें CP से इस साइड जाते, SP अगर यहाँ होता तो तुम्हें प्रॉफिट होता, अगर SP यहाँ है तो तुम्हें लॉस ही होगा ना। तो तुम्हारा कहते हैं जो 64 बराबर है किसके वैल्यू के बराबर है, वो तुम्हारे 80 के बराबर है CP के। इनटू में 100 कर लेंगे अपन CP निकालने के लिए। जब तुम इसे कट करोगे तो 80 तुम्हारा क्या आएगा, ये तुम्हारा आ गया CP। समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। अब तुमसे कह रहा है कि कहते हैं उसमें के अंदर तुम्हें 80 CP आ गया, तुम्हारा 36.5 बढ़ा रहे हो, तो 36.5 किसके बराबर हो गया, तुम्हारा एक तरीके से 20% के बराबर हो गया कि नहीं हो गया, ठीक है। इसको करेंगे 36.5 किसके बराबर है, 20 के बराबर है, ठीक है। इतना समझ में आया तुम्हें ये पता चला 20 क्यों लिया अपन ने। देखो 80 तुम्हारा CP हो गया और 100 तुम्हारा MRP माना था, लेकिन हमने बढ़ाया कितना था, 36.5 ही तो बढ़ाया था, तो कितने 20 पे बढ़ाइए, इसीलिए हमने अपन में 20 किया, ठीक है। इनटू में अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कॉस्ट प्राइस पूछी आर्टिकल की, तो 80 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 0 से 1 0 कट गई, और ये तुम्हारा कितने टाइम चला जाएगा, ये तुम्हारा 4 टाइम्स। जब तुम इसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा, 146। B तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन जिसको समझ में नहीं आया एक बार वीडियो को रिवाइंड करके देखना, थोड़ा सही क्वेश्चन था, मतलब हल्का सा दिमाग चलाने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन खत्म हो गए, मतलब मैं हर शिफ्ट के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ। अगर इसमें से कुछ मिस हो जाता है इस शिफ्ट में से तो तुम मुझे बताना, मैं उसको भी कवर करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। देखो ऐसा है, मैथ है ना, जितनी तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ही आएगा तुम्हें, ठीक है। इसीलिए प्रैक्टिस करते रहना और बाकी सब्जेक्ट्स पे भी बराबर ध्यान देना, ठीक। और क्या कहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो क्या कहते हैं लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर कोई कंप्लेन है, मतलब गलत पढ़ा रहे हो क्या, कोई क्वेश्चन के ऊपर अगर मिस्टेक है तो क्लैरिकल मिस्टेक हो सकती है, कहते हैं मेरा ध्यान इधर उधर चला गया होगा इस वजह से, वरना इंटेंशनली कोई मिस्टेक नहीं होगी। अगर मिस्टेक फिर भी हो जाती है तो तुम मुझे कमेंट में बताना, मैं उसे सही कर दूँगा, ठीक है। सही कर दूँगा या फिर कमेंट पिन कर दूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ये मतलब बेसिकली मैं वो शिफ्ट के वो क्वेश्चन करा रहा हूँ जो थोड़े से ट्रिकी हैं, जहाँ पे तुम पॉज हो जाते हो क्वेश्चन को देख के, ठीक है। आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।